फिल्म की शुरुआत में हम 3 बच्चों को मैदान में खेलते हुए देखते हैं, जिनके नाम हैं वाती, ड्राजत और कार्ता। अब खेलते खेलते शाम हो गई थी, जिसके लिए वाती अब बाकियों को लौटने की बात कहती है, क्योंकि शाम के समय गांव के लोगों ने बच्चों को बाहर रहने से मना कर रखा है, क्योंकि इस समय शैतान चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन वे दोनों ही वाती की कोई बात नहीं सुनते हैं, इसलिए वाती अकेली ही वहाँ से जाने लगती है। अब खेलते खेलते उनकी एक स्टिक जंगल में जाकर गिर जाती है, इसलिए उस स्टिक को लाने के लिए कार्ता वहाँ जाता है। तभी अचानक स्टिक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके बाद वह जब गड्ढे के अंदर हाथ डालकर स्टिक को निकालने की कोशिश करता है, ठीक तभी कोई उसके हाथ को पकड़कर खींचने लगता है, जिससे वह बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दूसरी ओर उसी समय वाती को कोई ईविल वॉयस अपने पास बुलाने लगती है। ठीक तभी कोई ईविल एनर्जी उसे खींच कर ले जाने लगती है, जिससे वह चिल्लाती है। अब उसकी चीख सुनकर ड्राजत उसे जंगल के अंदर ढूंढना शुरू कर देता है और इधर कार्ता बहुत मुश्किल से अपने हाथ को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसकी एक उंगली कट गई थी, जिससे वह बहुत डर जाता है और दर्द से रोने लगता है, जिसके साथ ही सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम 2 लड़कों को दौड़ते हुए देखते हैं, जो उनके स्कूल के लिए लेट हो गए थे, जिनके नाम हैं सामान और आदि। अब दौड़ते दौड़ते उनकी मुलाकात कार्ता से होती है, जो पूरा पागल जैसा हो गया था, जिसके लिए वह अब जंगल के अंदर रहता था। इसके बाद वे दोनों स्कूल पहुंचते हैं, जहां उनकी टीचर मिस वोरो उन पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वे रोज की तरह आज भी लेट हो गए थे, जिसके लिए मिस वोरो उन्हें क्लास के बाद पनिशमेंट देती है। ठीक तभी वहाँ उनकी क्लासमेट आयु चली आती है, जो मिस वोरो के पास अपना होमवर्क चेक कराने आई थी। यहाँ हम जानते हैं कि आयु मिस वोरो की फेवरेट स्टूडेंट थी, जिसे वह अपना एक पेन गिफ्ट करती है। अगले सीन में हम सामान और आदि को मिस्टर मार्तो के शॉप पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ सामान को रोज हनी डिलीवर करना होता था, लेकिन आज नींद से उठने में लेट होने के कारण वह हनी डिलीवर करना भूल गया था। इसलिए मिस्टर मार्तो उसे लास्ट वार्निंग देकर कहते हैं, अगर इसके बाद भी वह हनी डिलीवर करना भूल जाता है तो वह उसके बड़े भाई साम्यून के पास उसके नाम की शिकायत करेगा। इसके बाद हम आयु को देखते हैं। आयु मिस्टर मार्तो की बेटी है, जो अपने अंकल को खाना देने जा रही थी, जहां हम जानते हैं कि आयु का अंकल और कोई नहीं कार्ता ही था, जिसे वह रोज खाना देने जाती थी। इसके बाद वह जब कार्ता के पास पहुंच जाती है, वहां कार्ता आयु को देखकर जल्दी से यहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि शाम हो रही थी और शाम के समय बाहर निकलना गाँव में मना था। इसके बाद हम सामान को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को मस्जिद के अंदर देखते हैं, जहां उस्ताद जी उन्हें कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे, जैसे कि उन्हें शाम के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय शैतान चारों तरफ घूमते हैं इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके अलावा उन्हें अजान के समय ही मस्जिद में आना चाहिए, जिससे उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा। इसके बाद हम सामान को उसके घर पर देखते हैं, जो अपनी ग्रैंडमा को खाना खिला रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा पैरालाइज्ड थी। ठीक तभी सामान का बड़ा भाई साम्यून घर लौटता है, जो हनी डिलीवर न होने के कारण सामान पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ तक मार देता है, जिसके बाद वह उसे कहता है अगर इसके बाद भी वह हनी डिलीवर करना मिस करता है तो वह उसे और नहीं छोड़ेगा। इसके बाद साम्यून काम के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है, जो कुछ दिनों बाद घर लौटेगा। अब उसी मोमेंट सामान घर में एक ईविल शैडो को देखता है, जो अचानक से गायब हो जाती है, जिससे सामान सोचता है कि उसने शायद कुछ गलत देखा है। अगले दिन सुबह सामान 2 हनी की बोतल्स लेकर स्कूल जाता है, ताकि वह स्कूल से लौटने के रास्ते में एक साथ दोनों डिलीवरी कर सके। लेकिन आज भी वे दोनों स्कूल आने में लेट हो गए थे, जिसके लिए मिस वोरो उन पर फिर से गुस्सा हो जाती है और दोबारा उन्हें पनिशमेंट देती हैं। अब शाम के समय उनका पनिशमेंट खत्म हो जाता है, तो वे दोनों वहां से निकल जाते हैं, जहां उन्हें कोई कॉन्टेस्ट देखने जाना था, इसलिए वे एक वैन ड्राइवर से लिफ्ट मांगकर वैन में जाने लगते हैं। दूसरी ओर उसी मोमेंट हम कार्ता को देखते हैं, जो जंगल के अंदर लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। ठीक तभी उसे थोड़ा अजीब फील होता है, इसलिए वह आसमान की तरफ देखता है, जो लाल हो गया था और साथ में अजीब तरह की हवा भी चल रही थी। और ठीक ऐसा ही उसने आज से 30 साल पहले फील किया था, मतलब मूवी की शुरुआत में हमने जिस घटना को देखा था। इधर रास्ते में जाते जाते सामान और आदि मिस वोरो के बारे में बात करने लगते हैं कि मिस वोरो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह हर समय उन्हीं पर गुस्सा होती है और उन्हें पनिशमेंट देती है। यह कहने के बाद सामान कहता है बहुत अच्छा होगा अगर मिस वोरो मर जाए, जो सुनकर वैन ड्राइवर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है इस तरह की बातें बोलना उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब उसी मोमेंट हम मिस वोरो को देखते हैं, जो अपने घर पर थी। ठीक तभी उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनके घर का मेन दरवाजा बार बार अपने आप ही खुल रहा था, इसलिए मजबूर होकर वह जब दरवाजे को लॉक कर देती है, ठीक तभी हम उनके पीछे एक ईविल जिन को देखते हैं, जो उन्हें हॉन्ट करता है, फिर उन्हें पॉजेस करके मार देता है, जिसका मतलब सामान की इच्छा यहाँ पूरी हो गई थी। दूसरी ओर उसी समय वैन ड्राइवर जब यह बात जानता है, वह जल्दी से गांव लौट आता है, जहां सामान और आदि जब घटना को जानते हैं, तब सामान थोड़ा
थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि आज ही उसने मिस वोरो के मर जाने की बात कही थी। इनफैक्ट आदि सामान को कहता है कि उसके कहने से ही मिस वोरो मर तो नहीं गई, जिस पर सामान उसे कहता है कि यह कभी भी संभव नहीं है, मुंह से बोलने पर कोई मर नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम ग्रामवासियों को मिस वोरो का फ्यूनरल करते हुए देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि मिस वोरो का घोस्ट सामान को हॉन्ट करने लगता है, जिससे वह बहुत डर जाता है और घर चला आता है। अब घर के अंदर भी सामान बार बार मिस वोरो के घोस्ट को देख रहा था, जिसे वह अपनी गलत फहमी मानकर जब आंखों और मुंह पर पानी देने जाता है, ठीक तभी वह ईविल जिन आकर उसे पॉजेस कर लेता है। अब उसी दिन रात में हम गांव के पुलिस ऑफिसर डाल रहीम, सिक्योरिटी अमीन, मार्तो और उसकी बेटी आयु को देखते हैं, जो नई टीचर निंगसी को पिक करने आए थे। अब डाल रहीम मिस निंगसी से पूछता है कि उसे तो दिन में आना था, लेकिन वह इतनी रात में आई है, जिस पर मिस निंगसी उन्हें बताती हैं असल में वह रास्ता भटक कर दूसरे गांव चली गई थी, जिसके कारण उसे आने में इतना लेट हुआ है। इसके बाद हम डाल रहीम को उसका बाकियों के साथ इंट्रोडक्शन कराते हुए देखते हैं, जहां हम कार्ता को भी देखते हैं, जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था और उसे देखकर बहुत चिंतित लग रहा था। अब अगले दिन सुबह सामान स्कूल नहीं आता है, जिसके लिए आदि को ही अकेला स्कूल आना पड़ता है, जो फिर से लेट हो गया था। लेकिन नई टीचर मिस निंगसी उस पर जरा भी गुस्सा नहीं होती है। दूसरी ओर हम सैम्यून को देखते हैं, जो मार्तो के शॉप पर जाकर हनी के लिए पैसे लेने जाता है, जहां वह जानता है कि सामान ने तो हनी डिलीवरी ही नहीं की। अब यह बात सुनकर सैम्यून बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में घर जाकर सामान की पिटाई करने लगता है। लेकिन सामान तो अब पॉजेस था, वह कहता है कि उसका भाई मर जाए। ये कहने के साथ ही वह ईविल जिन सैम्यून को हॉन्ट करने लगता है और ठीक तभी सामान एक शार्प नाइफ से सैम्यून को बार बार स्टैब करके मार देता है, जिसके बाद वह डाल रहीम के घर जाकर सारी मुर्गियों को मार देता है। बाद में वह मुर्गियों का खून बोतल्स के अंदर फिल करके मार्तो के पास दे आता है, जो देखकर मार्तो बहुत डर जाता है और उसे आवाज देने पर वह हंसते हंसते वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह हम आयु को स्कूल के अंदर देखते हैं, जो बार बार मिस वोरो की प्रेजेंस फील कर रही थी, जहां क्लास के दौरान मिस वोरो का घोस्ट उसके पास बार बार आकर सामान का नाम ले रहा था, जिससे आयु बहुत डर जाती है और चिल्ला उठती है। इसके बाद आयु जब स्कूल से घर लौटती है, वहाँ उसके पिता डाल रहीम के साथ बात कर रहे थे, जहाँ वह डाल रहीम को बताते हैं कि सामान यहाँ आकर खून भरी कांच की बोतल दे गया है, जो सुनकर डाल रहीम कहते हैं कि उसकी मुर्गियों को तो उसी ने मारा है। इसके बाद वे सब मिलकर सामान के घर की ओर निकल पड़ते हैं, जिनके पीछे पीछे आदि और आयु भी चले आते हैं। अब सामान के घर पहुंचकर वे उसके बड़े भाई सैम्यून की डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखते हैं, जो देखकर वे बहुत डर जाते हैं। इस पॉइंट पर आदि नदी के किनारे जाकर सामान को ढूंढ लेता है, जो क्रीपी स्माइल कर रहा था, जिसके बाद वे सब मिलकर उसे डाल रहीम के घर लेकर आते हैं, जहां वह कोई बात नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक तरह का गुनगुना रहा था। वहां ग्रामवासियों के साथ साथ मिस निंगसी भी चली आती हैं, जो उनसे कहती हैं कि वह उससे बात करना चाहती हैं, ताकि वह कुछ जान सकें। जिसके बाद वह कमरे के अंदर जाकर कुछ ही देर में वापस आती हैं, जहां वह बताती हैं कि सामान कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ गुनगुना रहा है। कार्ता भी वहां था, जो दूर से सभी बातों को ऑब्जर्व कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम फिर से सामान को देखते हैं, जो सैम्यून और मिस वोरो के घोस्ट को देखता है, जो उसे कहते हैं चले जाओ। जिसके बाद सामान अपने गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद सामान की बॉडी को दफनाया जाता है, जहां आदि और आयु बहुत टूट जाते हैं, जिन्हें मिसेस निंगसी संभालती है। इसके बाद हम क्लास के अंदर आदि को उदास होकर बैठे हुए देखते हैं, जिसके पास मिस निंगसी आकर कहती हैं कि अब उसे मूव ऑन करके अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वह उसे यहीं बैठकर अपना होमवर्क कर लेने को कहती है, जिस पर आदि राज्य हो जाता है। इसके बाद शाम होने पर स्कूल का प्यून मिसेस निंगसी को स्कूल बंद करने की बात कहकर आदि को घर भेज देने को कहता है, जिस पर मिस निंगसी उसे कहती हैं कि वह खुद ही आदि को घर छोड़ देंगी। इसके बाद वह स्कूल से बाहर निकलने से पहले आदि को प्रे कर लेने को कहती है, जिस पर आदि जब प्रे करके बाहर निकलता है, वह वहाँ सामान के घोस्ट को देखता है, जो उसे हॉन्ट करता है, और ठीक तभी आदि पॉजेस हो जाता है। इसके बाद पॉजेस स्टेज में वह घर में भी दीवारों पर सिर पीटने लगता है, जहाँ उसके घर में भी कार्ता एक ताबीज को लटकाने लगता है, जैसा हमने सामान के घर में देखा था, जिसे आदि के पिता देख लेते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन सुबह स्कूल के अंदर आदि पूरी तरह से चुप रहता है, जहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद क्लास के सभी बच्चे चले जाते हैं, पर वह वहीं बैठा रहता है। यह देखकर आयु उसके लिए थोड़ी चिंतित हो जाती है। जिसके बाद आयु जब घर लौट रही थी, ठीक तभी वह फिर से मिस वोरो के घोस्ट को देखती है, जो इस बार आदि का नाम लेती है, जो सुनकर तुरंत आयु क्लास के अंदर आदि है या नहीं चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है, इसलिए वह तुरंत उसे ढूंढने निकल जाती है, लेकिन आदि कहीं नहीं मिलता है।
ठीक तभी हम आदि को देखते हैं जो एक बच्चे को बुलाकर जंगल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद उन दोनों को पूरा गांव मिलकर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उनका कोई पता नहीं लगा पाता है। अगले दिन सुबह क्लास के अंदर मिस निंगसी सभी बच्चों को कहती हैं कि स्कूल खत्म होने पर वे सब सीधे घर चले जाएं और घर जाकर प्रे करें ताकि आदि और उस बच्चे को ढूंढ लिया जाए। अब स्कूल खत्म होने पर आयु मिस निंगसी के पास आकर उन्हें एक ताबीज देती है, जैसा हमने कार्ता के पास देखा था, जिसे हाथ में लेते ही मिस निंगसी उसे नीचे फेंक देती है और पूछती है कि यह क्या है, जिसके जवाब में आयु उन्हें कहती है यह एक तरह का ताबीज है जिससे नेगेटिव एनर्जी इंसान से दूर रहती है। लेकिन मिस निंगसी यहाँ कहती हैं वह इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती हैं और उसे भी इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। अब उसी दिन शाम को हम डाल रहीम और उस्ताद जी को मस्जिद के अंदर आते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें उस लड़के की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे आदि जंगल के अंदर ले गया था। दूसरी ओर मार्तो अपने घर में सामान की डेड बॉडी को देखता है जिसे ऑलरेडी दफना दिया गया था, लेकिन कोई उसकी डेड बॉडी को यहाँ रख गया है, जो देखकर मिस्टर मार्तो बहुत डर जाता है। इसके बाद हम आयु को देखते हैं जो घर लौटते समय आदि को देखती है जिसने एक कुत्ते को भयानक तरीके से मार दिया था। आयु को देखकर वह आयु को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए आयु अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है, जिसे डाल रहीम की वाइफ उसे अपने घर में ले जाकर छिपा देती है। लेकिन आदि घर के पीछे के दरवाजे से अंदर चला आता है और जब वह आयु को मारने ही वाला होता है, ठीक तभी अमीन वहाँ चला आता है जो आदि के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। घटना के बाद वहाँ गांव के सब लोग चले आते हैं, साथ में उस्ताद जी भी वहाँ आकर कुछ दुआ पाठ करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे काम होता है और आदि वॉमिटिंग करके ठीक हो जाता है। दूसरी ओर हम उसी समय कार्ता को देखते हैं जो बहुत सारे ताबीज बना रहा था। ठीक तभी गाँव के सब लोग मिलकर आदि के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें अमीन कहता है कि उसने आदि को कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए हो सकता है उसी ने सामान की डेड बॉडी को निकालकर मार्तो के घर पर रखा हो। अब आदि के पिता सबको कहते हैं कि उसने कार्ता को उसके घर में एक तरह का ताबीज लटकाते हुए देखा था, इसलिए हो सकता है उसी ने कोई ब्लैक मैजिक करके ये सारी घटनाएं करवाई हों। जो सुनकर गांव के सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कार्ता के घर जाकर उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी मूवमेंट डाल रहीम सबको रोक देता है और कार्ता को उसके घर में कैद करके रखने को कहता है ताकि वह इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सके। दूसरी ओर हम आयु को देखते हैं जो घर पर थी और ट्रॉमा के कारण बहुत बीमार पड़ गई थी, जहां वह अपने पिता मार्तो को कहती है अंकल कार्ता ने कोई गलती नहीं की है, जो सुनकर फिलहाल मार्तो कुछ समझ नहीं पाता है। ठीक तभी आयु से मिलने मिस निंगसी उनके घर आती है, जिन्हें देखकर आयु बहुत डर जाती है। इस पॉइंट पर निंगसी आयु को कहती हैं कि वह कार्ता के घर गई थी, जहां उन्हें पता चला है कि आयु रेगुलर वहां जाती है और यही कहानी का असली ट्विस्ट रिवील होता है। अब फ्लैशबैक में कार्ता आयु को कहता है उस दिन आकाश का लाल हो जाना और अजीब तरह की हवा का चलना, यह उसने 30 साल पहले भी फील किया था, इसलिए उसके अंदाज से मिस निंगसी असल में एक ईविल जिन है जिसे ब्लैक मदर भी कहा जाता है, जो बच्चों पर फीड करती है। इसलिए कंफर्म करने के लिए वह आयु को एक ताबीज देकर कहता है कि वह मिस निंगसी को यह ताबीज दे, जिसे लेने के बाद अगर वह रिएक्ट करती है तो कंफर्म हो जाएगा कि वह असल में एक जिन है। और इसीलिए उस दिन आयु ने उन्हें एक ताबीज दिया था, जिसे हाथ में लेते ही मिस निंगसी ने फेंक दिया था। अब प्रेजेंट में मिस निंगसी खुद ही स्वीकार कर लेती है कि वह सच में एक जिन है। उसी ने सामान को सुसाइड करने के लिए कहा था और मिस वोरो को भी उसी ने मारा था, साथ ही आदि को भी पॉजेस किया था। जिसके बाद वह आयु को डराने लगती है और कहती है आज से 30 साल पहले उसने कार्ता को भी हॉन्ट किया था। इसके अलावा आयु इन सब से दूर रहे, नहीं तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा आदि और सामान का हुआ है। इस पॉइंट पर हम यह भी जानते हैं कि मिस वोरो का घोस्ट, जिसे आयु बार बार देख रही थी, वह असल में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि यह जिन उससे भी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके लिए वह ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। अब आयु उस जिन को ताबीज से डराने की कोशिश करती है, लेकिन जिन अब इतनी पावरफुल हो गई थी कि उस पर ताबीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद निंगसी वहाँ से चली जाती है तो आयु समझ जाती है कि आदि की जिंदगी खतरे में है, इसलिए वह तुरंत डाल रहीम के घर जाकर कार्ता को फरी करने जाती है, जो बहुत डर गया था। सिर्फ यही नहीं, अब वह अजान से भी डरने लगा था, इसलिए आयु उसे समझाती है कि उसे अजान और अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ हैं और वही हमें मुसीबत से बचाएंगे। इसलिए उन दोनों को मिलकर आदि को बचाना होगा। जो सुनकर वह आयु को आदि को बचाने भेज देता है और खुद निंगसी के घर जाता है, जहाँ वह निंगसी को उसके असली रूप में देखता है, जो उसे वाती का रूप लेकर हॉन्ट करने लगती है। जिसका मतलब ये है कि 30 साल पहले जो घटना हुई थी, उन सब के पीछे इसी ईविल जिन का हाथ था। इसके अलावा रात में इस गांव में आने का कारण भी यही था। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है,
जहां हम जानते हैं कि 30 साल पहले उस दिन गांव वालों ने कार्ता को ढूंढ लिया था, लेकिन ड्राजत को उस जिन ने मार दिया था और वाती को भी पॉजेस करके उसे फीड करने के बाद उसे भी मार दिया था। इसके बाद प्रेजेंट में कार्ता वहां से भाग जाता है और उस जगह पर जाकर पेट्रोल डालकर आग लगाने जाता है जहां वह जिन रहती थी। लेकिन ठीक तभी वहां वाती का घोस्ट आकर उसे डराने लगता है। दूसरी ओर आयु नदी के किनारे जाकर आदि को देखती है, जिसे वह जिन पॉजेस करके उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी। कार्ता अपने डर को कंट्रोल करके अजान देने लगता है क्योंकि सुबह हो गई थी, जो सुनकर वह जिन कमजोर पड़ जाती है और वहां से भाग जाती है, जिसके कारण आदि फिर से ठीक हो जाता है, जिसे आयु बचा लेती है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम एक दूसरे गांव में एक दूसरे बच्चे को देखते हैं, जिसे वह जिन अपने पास बुलाने लगती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।